हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टुगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लिया था और हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आई थिंक अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट पर। क्लियर? उसके वेरियस केसेस देखे थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए, उसी सीक्वेंस में आज भी हम एप्लीकेशंस पर ही बात करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस पर। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं, देखिए जल्दी से, रॉकेट प्रपल्शन पर। रॉकेट प्रपल्शन को कैसे समझते हैं? देखिए, रॉकेट प्रपल्शन का मतलब क्या, जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट इस तरह से, तो ये जो रॉकेट होता है आपका, ये ऊपर क्या करता है, फ्लाई करता है। लेकिन जब ये फ्लाई करता है तो कुछ मास जो है वो लगातार गैसेस का क्या करता रहता है, एक्सर्ट करता रहता है। क्लियर? एक्सर्ट करता रहता है। यहां से ये क्या है, ये एक्सर्ट गैसेस है, एक्सर्ट गैसेस। जब ये गैसेस को एक्सर्ट करता है तो इस रॉकेट का जो मास होता है वो लगातार वेरी करता है गाइस। क्या करता है? वेरी करता है। और इस रॉकेट को ऊपर की तरफ क्या मिलता है? थ्रस्ट, फोर्स। क्लियर? नीचे इस पूरे रॉकेट का मास मैं मान लेता हूं यहां पर mg। क्या मान लेता हूं? mg। क्लियर? इस रॉकेट को ऊपर जो थ्रस्ट मिलता है, देखिए वो कितना मिलेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए इसका एक पॉइंट, व्हेन रॉकेट एक्सेलरेट अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन a। अगर आपका रॉकेट जो है वो ऊपर कुछ a एक्सेलरेशन से क्या हो रहा हो, एक्सेलरेट हो रहा हो। अगर आपका रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में कुछ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नेट फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे रॉकेट की। नेट फोर्स, ये नेट फोर्स हो जाएगा गाइस mg माइनस थ्रस्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी mg नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ना, एक मिनट, दोबारा से, ये हो जाएगा थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। अब ये जो थ्रस्ट लग रहा है ये भी एक प्रकार का फोर्स है, और फोर्स, यहां पर फोर्स की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी गाइस, वो बनेगी v dm बाय dt। क्या बनेगी? v dm बाय dt। v dm बाय dt क्यों बनेगी? क्योंकि याद कीजिए सेकेंड लॉ में फोर्स इज इक्वल्स टू, जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो dp बाय dt होता है। अगर आपका मास कांस्टेंट हो तो हम फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ma, बट अगर आपका मास वेरिएबल हो, जैसा कि रॉकेट में होता है, रॉकेट प्रोपल्शन में मास कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सर्ट हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो यहां पर हर पर यूनिट टाइम मास चेंज हो रहा है, तो यहां पर ऊपर जो मिलने वाला थ्रस्ट है वो हो जाएगा आपका v dm बाय dt। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू आ जाती है v dm बाय dt माइनस mg विच इज वेट ऑफ द रॉकेट इज इक्वल्स टू, मिलेगा आपको m इंटू a। ये क्या मिलेगा गाइस? m इंटू a। तो यहां से थ्रस्ट कितना हो जाएगा, रॉकेट का थ्रस्ट प्रोवाइडेड टू रॉकेट। अगर हम नेट फोर्स की इक्वेशन बनाएं तो रॉकेट को यहां थ्रस्ट कितना मिलेगा, रॉकेट को मिलने वाला थ्रस्ट हो जाएगा आपका v dm बाय dt इज इक्वल्स टू mg प्लस a। v dm by dt is equals to mg plus a. When rocket accelerates
एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। ध्यान रखिएगा, इसी तरह से अगर बी पॉइंट लिखते हैं इसका, व्हेन रॉकेट मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, When rocket moves upward with constant velocity, अगर आपका रॉकेट अगेन क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी रॉकेट के लिए बच्चों? नेट फोर्स की इक्वेशन बन जाएगी, देखिए, थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल टू m जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, माने एक्सेलरेशन क्या है रॉकेट का? जीरो है। और रॉकेट को मिलने वाला एक्सेलरेशन क्या है बेटा? रॉकेट को मिलने वाला एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है। क्लियर? इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं। तो थ्रस्ट जो है वो क्या होता है, वी डी एम बाय डी टी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? ओनली एम जी। ध्यान रखिएगा, थ्रस्ट की वैल्यू वी डी एम बाय डी टी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? एम जी। इज इट क्लियर? और यहां पर जो v है, वेयर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, वेयर v इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस या ऑफ exert gases with respect to the rocket, with respect to rocket, मतलब v वेक्टर जो है आपका वो क्या हो जाएगा? v गैसेस माइनस v रॉकेट। क्लियर? अगर मैं v रॉकेट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस वी जी माइनस वी आर, माइनस वी जी माइनस वी आर। अगर हम रॉकेट की डायरेक्शन को क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रॉकेट propulsion इस तरह से स्टडी किया जाता है। रॉकेट को ऊपर जो थ्रस्ट मिलता है गाइस, वो वेरिएबल मास की वजह से मिलता है, वी डी एम बाय डी टी। और नेट फोर्स की इक्वेशन जो है वो दोनों केसेस में अलग अलग बनती है, एक केस ए और दूसरा केस बी। ये होता है हमारा रॉकेट प्रपल्शन। देख सकते हैं आप, चलिए, इट इज क्लियर। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अगर हम कनेक्टेड बॉडीज को देखें, जैसे कि सपोज कीजिए ये इस तरह से, ये है आपका M1 और इससे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है और वो है M2। क्लियर? M1 एंड M2। यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि ये दोनों जो है ये कनेक्टेड बॉडीज हैं और इन दोनों बॉडीज को एक एक्सटर्नल फोर्स F से क्या किया जा रहा है? पुल किया जा रहा है, F से पुल किया जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है ये कुछ A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ये सिस्टम जो है वो क्या कर जाएगा? फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। तो आपको यहां पर पूछा जाएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड reaction force, value of acceleration and reaction force on M1 body। दो चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट करनी होती है, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा रिएक्शन फोर्स ऑन M1 बॉडी। देखिए किस तरह से करेंगे। अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करने के टाइम में क्या करें? FBD कंस्ट्रक्ट करें। क्या करें? FBD कंस्ट्रक्ट करें, इसका फ्री बॉडी
डायग्राम। तो देखिए एफबीडी किस तरह से बनेगा बेटा। सबसे पहले जो है आपका ये M1 है, M1 पर एक फोर्स लग रहा है F। अच्छा, सरफेस जो है वो स्मूथ मान के चलिएगा अभी यहां पर, स्मूथ। जब तक हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे ना तब तक हम सरफेस को क्या मान के चल रहे हैं, स्मूथ सरफेस। नाउ M1 है और ये आपका M2 है, नहीं सॉरी ये M2 है और ये M1 है। नाउ जैसे ही क्या होगा, ये F एक्सर्ट करेगा इस तरफ, तो M2 क्या करेगा, M1 को खींचेगा। M1 को खींचने के लिए ये क्या करेगा, M1 पर एक फोर्स देगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलता हूं स्मॉल f। क्या बोलता हूं, स्मॉल f। लेकिन बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर M2 M1 को इस डायरेक्शन में फोर्स देगा तो क्या M1 भी इस M2 को इसी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कराएगा। M2 भी क्या कराएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स। सॉरी, थोड़ी सी डायरेक्शन वापस रिकॉल करते हैं। देखिए हाँ, जब F1, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट है, तो F जब यहां से इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। F क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये जो M2 है, ये M2 भी क्या करेगा, इससे M1 को यहां से, या आप कह सकते हो यहां से क्या कर रहा है, पुलिंग फोर्स लगा रहा है, इसको आगे पुल करना चाह रहा है। लेकिन जब ये इसको आगे पुल करना चाहेगा तो M1 क्या करेगा, वापस M2 पर एक इंटरनल रिएक्शन फोर्स F लगाएगा। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर इन दोनों बॉडीज पर दो इंटरनल फोर्सेस लगेंगे विद इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जबकि और ये यहां कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो बॉडी पर नेट फोर्स F लगेगा और आपकी बॉडी जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स ये होंगे। आप अगर और बनाना चाहें तो ये mg नीचे और इसका r1 ऊपर, ये m2g नीचे और इसका r2 ऊपर, ये इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स होंगे। तो देखिए m1g और r1, m2g और r2 ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, नेट फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं। किसकी इक्वेशन, नेट फोर्स फॉर M1 बॉडी के लिए बनाएंगे। तो देखिए इस पर लगने वाले ये दो फोर्सेस तो आपस में कैंसिल हो गए, और इस पर ये जो फोर्स लग रहा है F, ये किसके इक्वल है, M1A के इक्वल है, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से आपका M1 ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। गाइस देखिए, समझने की कोशिश करें, इस F फोर्स की वजह से ही आपका M1 ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि बाकी दोनों फोर्सेस तो बैलेंस होकर के कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो नेट फोर्स फॉर M1 ये हो गया। सिमिलरली नेट फोर्स फॉर M2 के लिए देखें, M2 के लिए अब ये अगेन ये दोनों फोर्सेस तो क्या हो गए, कैंसिल आउट, लेकिन M2 पर इसके अलावा दो फोर्स लग रहे हैं, और M2 जो है आपका वो कहां जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां पर नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन सेकेंड। F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू M2A। तो आपके पास में ये दो इक्वेशन आएंगी यहां से। देखिए नेट फोर्स की पहली इक्वेशन M1 मास बॉडी के लिए, दूसरी इक्वेशन M2 मास बॉडी के लिए। इज इट क्लियर? आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्सेलरेशन A और फोर्स स्मॉल f, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपके पास में सपोज कीजिए दो इक्वेशंस हो गई, M1 और M2 की। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं 1 से f की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए f माइनस M1A इज इक्वल्स टू M2A। तो f हो जाएगा आपके पास में M1 प्लस M2 इंटू A, और A की वैल्यू आएगी आपके पास f अपॉन M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास गाइस f अपॉन M1 प्लस M2। देख सकते हैं आप, देख लीजिए f अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। मतलब एक्सेलरेशन यहां पर कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाएगा, f नेट अपॉन m टोटल। आ रहा है क्या? इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, f ही तो है, बाकी तो सारे फोर्सेस देख लीजिए कैंसिल हो गए। ये f इससे कैंसिल होगा, ये r इससे M1g से कैंसिल होगा, ये M2g इस R2 से कैंसिल होगा। तो नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पूरे सिस्टम पर लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका यही होगा।
तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ऊपर सिर्फ नेट फोर्स आएगा और नीचे आएगा टोटल m ऑफ द सिस्टम मास। टोटल सिस्टम का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपके पास में एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। अब अगर आपको रिएक्शन फोर्स स्मॉल f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे? देखिए वो भी कर लेंगे हम बहुत इजीली। यहां पर रिएक्शन फोर्स अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की जा सकती है? m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए। क्या यही बनेगा क्या? जी हां यही बनेगा। देख लीजिए मैंने इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर दी है, उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है m1f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां से देखिए एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट यहां से ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से। अगर रिएक्शन फोर्स की शॉर्ट ट्रिक मुझे बनानी हो तो क्या होगी बच्चों? रिएक्शन फोर्स की शॉर्ट ट्रिक अगर हम यहां से बनाना चाहे तो क्या होगा? रिएक्शन फोर्स अगर आप रिएक्शन फोर्स की इक्वेशन बनाना चाहेंगे F, तो ये क्या हो जाएगा? रिमेनिंग मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम। स्मॉल f क्या हो जाएगा? रिमेनिंग मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम। देख सकते हैं आप, रिमेनिंग मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम। माने रिमेनिंग मास का मतलब क्या हो गया? देखिए यहां पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के लगने के बाद में फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना मास बचा हुआ है? m1 ही बचा है। कितना मास बचा है? m1 बचा है इनटू सिस्टम का कंप्लीट एक्सेलरेशन। आप m1 को a से प्रोडक्ट करेंगे, आपको रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। तो इसके लिए ये शॉर्टकट ध्यान रखें और इसके लिए ये एक्सेलरेशन आपको मिलेगा बेटा इस फॉर्मूले से और रिएक्शन फोर्स आपको मिलेगा इस फॉर्मूले से। रिएक्शन फोर्स का मतलब हो गया यहां पर रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देख लीजिए ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाती है। क्लियर है? अगर 3 बॉडी सिस्टम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 मास बॉडी सिस्टम हो इस तरह से तो यह आपका स्मूथ सरफेस है सपोज कीजिए, और m1 m2 m3 और नेट फोर्स लग रहा है F, और पूरा का पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? आगे मूव कर रहा है। तो आपको रिएक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? रिएक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। आइए बात करते हैं। देखिए दोबारा से अगर एफबीडी बनाते हैं आप, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एफबीडी, पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाए तो देखिए क्या बनेगा? m1 नीचे लग रहा है m1g, ऊपर लग रहा है r1। रिएक्शन फोर्स मिल रहा है इसको। नाउ सबसे पहले इधर बना लेता हूं मैं m3 में एक आया m3g ऊपर r3, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है? F। यहां पर F लगेगा तो ये क्या करेगा? ये m2 मास बॉडी को भी अपने साथ में पुल करेगा। m2 मास बॉडी को भी, m2 पर एक लग रहा है फोर्स m2g, और ये रिएक्शन r2। अब देखिए इस पर ये F बॉडी लगा तो ये m3 क्या करेगा? m2 को भी एक F1 से क्या करेगा? पुल करेगा, और ये F1 रिएक्शन फोर्स m2 पर लगाएगा तो m3 को भी वापस क्या मिलेगा? F1 रिएक्शन फोर्स मिलेगा बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली जब m2 F1 फोर्स से पुल होगा तो m2 m1 को भी अपने साथ में पुल करेगा बाय द रिएक्शन फोर्स F2, लेकिन एट द सेम मोमेंट m2 भी m1 क्या करेगा? m2 को रिएक्शन फोर्स देगा। तो इस तरह से देखिए ये एक्शन रिएक्शन के पेयर्स होंगे, यहां पर बन रहे होंगे एक्शन रिएक्शन के पेयर। देख रहे हैं ना आप, एक्शन रिएक्शन के पेयर यहां पर ये F1 और ये F1, ये F2 और ये F2
M2। तो इस तरह से बेटा डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस यहां पर अप्लाई होते हैं। अब अगर यहां पर आपको भी क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सिस्टम का, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने फॉर्मूला बताया है क्या, एफ नेट अपॉन एम टोटल, डायरेक्ट लगा दीजिए आपके पास आंसर आएगा। देखिए एफ नेट क्या है, एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करके फाइंड करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी आपके पास, 100% यही वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा। मैंने डायरेक्ट किया है, आप चाहें तो इक्वेशन बनाएं और उनको फिर क्या करें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपके पास सेम वैल्यू बनेगी गाइस, एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस F3। एंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, अब देखिए क्योंकि यहां पर दो रिएक्शंस हैं, F1 की बात करूं तो क्या फॉर्मूला था, रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। रिमेनिंग मास को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के साथ। देखिए क्या होगा, रिमेनिंग मास F1 की बात करें तो आपका नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो रिमेनिंग मास कितना बच गया पीछे, रिमेनिंग मास कितना बच गया गाइस, M1 प्लस M2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपका F1 फोर्स हो जाएगा, देख लीजिए ये F1 फोर्स अगर आप इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तब भी आपके पास में यही आएगा। और रिएक्शन फोर्स F2 की बात करेंगे तो अगेन रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो देखिए F2 कैलकुलेट करने के टाइम रिमेनिंग मास कितना रह गया है, अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में M1 रह गया है, तो M1 अपॉन F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपका F2 हो जाएगा। तो ये आपके यहां पर सारे आंसर्स कैलकुलेट हो जाते हैं। देख लीजिए इस थ्री मास बॉडी कनेक्टेड मास बॉडी प्रॉब्लम को इस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे, देख लीजिए। चलिए, अगर ये मास बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो, स्ट्रिंग से, जैसे कि bodies connected with string, अगर ये सारी बॉडी स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड हो तो स्ट्रिंग में टेंशन कैसे फाइंड होगा। देखिए इस तरह से ये आपका एक स्मूथ सरफेस है, मैं यहां पर दो ऑब्जेक्ट रखता हूं M1 M2 और ये दोनों क्या हैं, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और इस डायरेक्शन में मान लीजिए एक F फोर्स लग रहा है और ये पूरा सिस्टम इस F फोर्स की वजह से A एक्सेलरेट हो रहा है। जब ये A एक्सेलरेट होगा और ये पूरा सिस्टम जा रहा होगा तो इस रस्सी में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा गाइस। क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन। टेंशन इज व्हाट, फॉर्म ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, वो स्ट्रेच्ड हो जाती है। अब ये टेंशन लगता कहां से है, ये टेंशन लगता है हमेशा ऑपोजिट टू दी कनेक्टेड एंड। कनेक्टेड एंड के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बिकॉज टेंशन इज एन पुलिंग फोर्स। टेंशन क्या है, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। टेंशन हमेशा कनेक्टेड एंड या रिगिड एंड के ऑपोजिट में लगता है। अगर हम यहां पर इस रस्सी के दो एंड्स देखें तो इस रस्सी में दो रिगिड एंड्स हैं, इस रस्सी में दोनों ही क्या है, रिजिड एंड है। तो इस रिजिड एंड से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा और इस रिजिड एंड से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा। ध्यान रखेगा इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एक ही है, टेंशन एक ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन दोनों के लिए M1 और M2 के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर, टेंशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बेटा एक ही आएगा, लेकिन दोनों मास बॉडीज के लिए इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि M1 बॉडी के लिए ये पुलिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा और M2 बॉडी के लिए भी ये पुलिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा। तो यहां पर भी अगर आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है सिस्टम का,
एक्सेलरेशन, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ए हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। क्योंकि देखिए बेटा, अच्छा यहां पर जो स्ट्रिंग है वो मास लेस कंसिडर की गई है, मास लेस स्ट्रिंग है, मास वाली स्ट्रिंग होती है तो फिर उसके लिए फॉर्मेट अलग होता है, बट वो अभी हमें यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रिंग है आपकी, ये कंप्लीटली क्या है, मास लेस है। तो एक्सेलरेशन, तो ये एक तरह से देखिए ये दोनों जो टेंशन है, क्या ये यहां पर रिएक्शन फोर्स की तरह अप्लाई नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक, यहां पर ये दोनों टेंशन रिएक्शन फोर्स की तरह ही अप्लाई हो रहे हैं गाइस, क्लियर। तो एक्सेलरेशन तो आपका आ जाएगा यहां पर एफ अपॉन m1 प्लस m2, बिल्कुल यही होगा। आप दोनों मास बॉडीज के लिए अगर एफबीडी ड्रॉ करके इक्वेशन बनाएंगे तब भी यही आएगा। और टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो टेंशन यहां पर एक तरह से रिएक्शन फोर्स की तरह है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन, रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। देख लीजिए टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ टी, रिमेनिंग मास कितना है देखिए, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में m1 इंटू एक्सेलरेशन a, तो टेंशन हो जाएगा m1 f अपॉन m1 प्लस m2, यही आपका टेंशन हो जाएगा गाइस इसके अंदर, सिंपल, ठीक है, नो बिल्कुल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? रिमेनिंग मास इनटू एक्सेलरेशन, देख लीजिए। आप चाहें तो 3 बॉडी सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, देखिए वर्टिकल सिस्टम है, m1 m2, 2 मासेस कनेक्ट हैं इस तरह से, m1 और m2, लास्ट वाला हटा देते हैं, क्लियर। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2, T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, T1 और T2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बच्चों। क्या हो जाएगा देखिए, अब अगर मैं इसके एफबीडी बनाता हूं तो देखो क्या होगा, m2 में नीचे क्या लग रहा है, m2 में नीचे लग रहा है देखिए m2g और ऊपर लग रहा है T2, क्लियर, m2g और T2। और m1 के लिए अगर आप एफबीडी बनाएंगे m1 के लिए, तो m1 के लिए क्या हो रहा होगा देखिए, नीचे लग रहा है m1g प्लस T2 और ऊपर लग रहा है T1। ये समझ में आई बात आपको, क्योंकि देखिए नीचे m1g तो लग ही रहा है लेकिन साथ में T2 भी अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू m2g, T2 इज इक्वल टू m2g एंड m1g प्लस T2 इज इक्वल्स टू T1। तो m1g, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करने जाएं, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करने जाएं तो देखिए फर्स्ट से T2 की वैल्यू अगर सेकंड में पुट करेंगे तो m1g प्लस m2g इज इक्वल टू T1 आ जाएगा आपके पास। देख लीजिए T1 क्या हो जाएगा, m1g प्लस m2g, मने m1 प्लस m2 इंटू g, ये आपका T हो जाएगा बच्चों, क्लियर। क्योंकि ये सिस्टम मूव तो कर नहीं रहा है, अगर मूव कर रहा होता तो वो बात अलग थी, लेकिन ये मूव सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। तो टेंशन T1 की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ऑल्सो T2 तो आपको मिल ही रहा है m2g की फॉर्म में, T2 आपको मिल रहा है m2g की फॉर्म में, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करके मैंने टेंशन, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कैलकुलेट कर लिया है। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी होगी।
क्लियर है? चलिए कुछ और एप्लीकेशंस, पुली के एग्जांपल्स देखेंगे हम, बट वो हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर एप्लीकेशंस के बाद में हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होगा फ्रिक्शन। फाइनल टॉपिक होगा आपके इस चैप्टर नंबर 5 का। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जागृति क्लासेस के साथ अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू।